न्यूज़ 24। नमस्कार व्यूअर्स, ग्वालियर न्यूज़ 24 के विशेष सेगमेंट रूबरू में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम आपको मिलवाते हैं शहर के लीडर्स, सोशल वर्कर्स और अधिकारियों से। तो आज के हमारे विशेष मेहमान हैं। नमस्कार ग्वालियर दर्शकों, जैसा कि हम अपने कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आपको विभिन्न हस्तियों से मिलवाते हैं, आज हम जिस हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम श्री श्याम सिंह सेंगर है। श्याम सिंह सेंगर जी के बारे में मैं एक बात बता दूँ आपको कि आपको लगभग 45 से 46 साल राजनीति से जुड़े हुए हो गए। आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी में आप इस समय प्रदेश कार्य समिति पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं और आप बीजेपी जब आपने बीजेपी ज्वाइन की थी उस समय आप एक कार्यकर्ता के रूप साधारण कार्यकर्ता के रूप में आपने इसे ज्वाइन किया था। तब के दौर में और अब के दौर में कितना फ़र्क आ गया है। जब उन्होंने राजनीति ज्वाइन की थी तब वे किस चीज़ से प्रभावित हुए थे, आज के समय में जब वे एक प्रदेश स्तर के ओहदे पर हैं उस समय में आप कितना बदलाव महसूस करते हैं, आइए जानते हैं श्री श्याम सिंह सेंगर जी से और जानते हैं कि इसके अलावा वे कौन कौन से पदों पर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी से मैं सन 74 में ही जुड़ गया था। हायर सेकेंडरी का स्टूडेंट था। मेरे घर के पास संघ की शाखाएँ लगती थी। खेलने के उद्देश्य से उन शाखाओं में जाना शुरू हुआ। फिर मुझे खुद पता नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कब बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अभी 4-5 दिन पहले ही पिछले वर्ग में प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रभात जी झा, नरेंद्र सिंह जी तोमर, ज्योतिराज जी सिंधिया, आदरणीय विवेक नारायण सेवरकर जी और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय कौशल शर्मा जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी पर के लिए उपयुक्त समझा और मुझे प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का हमेशा आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरे घर में कोई राजनेता नहीं था, राजनीति कोई सिखाने वाला नहीं था। वरिष्ठों ने मुझे एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया और विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी। मैं 2 बार मंडल में महामंत्री रहा हूँ, 1 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार जिले का कोऑपरेटिव का संयोजक रहा हूँ, 2 बार प्रदेश कार्य समिति सदस्य और रह चुका हूँ मैं पिछले वर्ग में और किसान मोर्चे में, और 3 बार जिले में महामंत्री का दायित्व मुझे रहा है। अभी वर्तमान में पिछड़ा वर्ग की प्रदेश कार्य समिति सदस्य के अलावा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात कार्यक्रम आता है उसका जिले का सह प्रभारी हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय का ये कमल पुष्प अभियान है, उसका जिले का प्रभारी हूँ। और परीक्षा पे चर्चा एक कार्यक्रम है, उसका जिला प्रमुख हूँ मैं। जीवन भर विभिन्न दायित्वों पर मैं रहा हूँ। पुराने समय में और आज में राजनीतिक मूल्यों में जो मुझे गिरावट दिख रही है, पहले हम लोग पार्टी से जुड़े थे देश के भले के लिए। अब व्यक्ति शाम तक दूसरे दल में रहता है और सवेरे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये गिरावट अच्छी भी नहीं है और अच्छी लगती भी नहीं। ये गिरावट अच्छी भी नहीं है और अच्छी लगती भी नहीं है। कौन से कारण हैं जिनसे आपको कभी कभी ये महसूस होता है यार ये क्या है आज की राजनीति में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कारण है? अपने स्वार्थ के लिए जब व्यक्ति दल बदलता है तो बहुत बुरा लगता है। जैसा कि देखने में आता है और स्पष्ट रूप से मैंने कई लोगों से ये कहा है कि जो अपने दल का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। अपने दल का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, स्वाभाविक है।
जैसा कि देखने में आता है कि आज यदि कोई व्यक्ति वार्ड अध्यक्ष भी अगर बन जाता है तो वो अपना अलग ही रुतबा दिखाने लगता है और वो कहीं ना कहीं उसका नाम गलत चीज़ों से जुड़ने लगता है। आपको 45 से 46 साल राजनीति में हो गए, लेकिन कहीं आपका क्या ऐसा कभी कोई नाम नहीं जुड़ा, तो वो संयम, वो पारदर्शिता कैसे रख पाए हैं? ये संघ के संस्कार हैं जो बचपन से बच्चे में एक परिवार के सदस्य की तरह जोड़ के वो सिखाते हैं। जितने लोग संघ से और पार्टी के वरिष्ठ मेरे संपर्क में रहे, उन्होंने हमेशा ये निर्देश दिए कि इन कामों से हमें बचना चाहिए और ये काम हमें गणित के करना चाहिए। संघ की विशेष छवि है आपके ऊपर, स्वाभाविक है, तो आप संघ के कोई आपका आदर्श भी होगा, उस आदर्श का नाम जान सकता हूँ क्या? संघ में केवल जो है ध्वज को ही आदर्श मानते हैं। विचार वही हमारे आदर्श हैं, विचार राष्ट्र प्रेम। नहीं, किन के विचारों से ज़्यादा प्रभावित हैं राजनीतिक कैरियर में? अनेक हस्तियाँ हैं जो राजनीतिक जीवन में प्रभावित हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह सम्मानीय विवेक शेरवरकर जी के पिताजी नारायण प्रसाद शेरवरकर का मिला और उनको काका कहते थे और काका की तरह वो स्नेह भी करते थे। आपने अपनी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि चुनी वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र चुनी, उसके पीछे क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्र में काम बहुत है, समस्याएं बहुत हैं। जब काम करने का फील्ड बड़ा होगा तो काम ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप कुछ विद्यालयों का भी संचालन करते हैं, जी। उसके बावजूद आप राजनीति के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं और कितना समय दे देते हैं? विद्यालय के संचालन के बाद जो समय बचता है यह हम निकाल पाते हैं। विद्यालय में मेरे पास बहुत अच्छा स्टाफ है जो जब से मैंने विद्यालय शुरू किए तब से बराबर मेरे साथ हैं और उनको भी मैं ये समझाने में सफल हुआ हूँ कि हम फीस के लिए काम नहीं करते। स्कूल में जो स्टाफ है उसको समझाते हैं कि हम ये प्रयास करते हैं कि इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक दे दें और उसमें सफल भी हुए। जैसा कि आपने कहा कि आप जो विद्यालय चलाते हैं आपका उद्देश्य है शिक्षा का विकास करना, आगे शिक्षा को पहुंचाना, इसके लिए काम नहीं करते, जबकि आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, तो आप उसको कितना उचित मानते हैं? ज़रूरत से ज़्यादा मैं इतना मानता हूँ कि मध्य प्रदेश भर में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें अशासकीय स्कूलों का बड़ा योगदान है। सरकारों को भी अशासकीय स्कूलों की सुविधाओं और वो सुचारू रूप से संचालित हो सकें उसमें ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीति देखने को मिलती है कि वर्षों पहले की गई भूलों को लेकर के संसद ठप कर दी जाती है, जबकि जिम्मेदार वही व्यक्ति हुआ करते हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना उचित समझता, तो ये कहाँ तक उचित है? इससे क्या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था? मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा राहुल गांधी जी की ओर है। उनके बारे में प्रतिक्रिया व्यक्त करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता उचित नहीं समझता, क्योंकि आए दिन वो बचकानी हरकत करते हैं और संसद से बहिष्कार करने वाले जो सांसद हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम उनके उस दिन के वेतन भत्ते और वेतन को कटना ही चाहिए। संसद में जब व्यवधान पैदा होता है तो देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बहस होना चाहिए, जिनके बारे में जनता को जानकारी होना चाहिए, उससे जनता वंचित रह जाती है और धन का अपव्यय तो होता ही है। जो वर्तमान यूथ है वह भी राजनीति से जुड़ना चाहता है, तो राजनीति से जुड़ने से पहले उनको वो कौन कौन से विकार हैं जिनको त्याग करके राजनीति से जुड़ना चाहिए? राजनीति कभी भी अपने लिए नहीं करना चाहिए, राजनीति हमेशा अपनों के लिए होना चाहिए। और यूथ को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति हमें केवल देश के लिए करना चाहिए। जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, देश विकसित है तो हम विकसित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिस तरह सड़कों का विकास हुआ है, सड़क किसी एक के लिए तो है नहीं, सड़क का विकास हुआ तो सबका विकास हुआ। इस तरह यदि देश विकसित होगा तो हम सब विकसित हो जाएंगे। यदि हम अपने लिए राजनीति करने लगेंगे, रात तक तो मैं दूसरे राजनीतिक दल का कार्यकर्ता था और रात में जाने क्या हुआ कि सुबह मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मैंने दल बदल लिया। इसके लिए कुछ कठोर कानून और बनना चाहिए ताकि दल बदल ना हो सके।
मोदी जी का विकास मॉडल जो है कई लोगों को हजम नहीं हो रहा, और ये किसी भी कारण, किसी भी तरह मोदी और उनकी सरकार को हटाना चाहते हैं। इसी का परिणाम था कि अभी लो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, लेकिन लो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बावजूद भी जो लेके आए थे वही संसद से बाहर चले गए। तो ये इस प्रकार की राजनीति को आप क्या कहेंगे? लोग देश पर राज करते हैं, कुछ संसद पर राज करते हैं, कुछ लोकसभा में राज करते हैं। मोदी जी दिलों में राज करते हैं। तो कोई कारण मुझे ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी को हटाया जा सके या हटाया जा सकता हो। मोदी जी ने जैसा कि गारंटी दी है अभी कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, इसे आप कितना इत्तेफाक करते हैं? 100% सहमत। तीसरी अर्थव्यवस्था हो सकती है, और मोदी जी को जब जनता बराबर आशीर्वाद देगी तो हो सकता है दूसरी अर्थव्यवस्था हो जाए और किसी दिन हम विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हों। जो सरकार चलाने का जो मॉडल योगी जी अपनाते हैं, उस प्रकार के मॉडल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या देश में इस प्रकार का मॉडल होना बिल्कुल 100% सहमत हैं। योगी जी हमारे आदर्श हैं, और योगी जी का मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। अभी दो घटनाएं हमारे देश में बहुत दर्दनाक हुई, एक मणिपुर और एक आपके ये अभी जो मेवात में हुई। जब भी एनआरसी की बात आती है या क्या बोलते हैं कॉमन सिविल कानून की बात आती है, तो ये इसका एक वर्ग विशेष विरोध करने लगता है। तो ऐसे वर्ग जब विरोध किया जाए ऐसे कानूनों का, तो क्या सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? सरकार को कौन विरोध कर रहा है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो देश हित में हो वो कानून लागू होना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी दवा कड़वी लगती है, उसके बाद भी हम लेते हैं। यूसीसी कुछ एक वर्ग विशेष की अपने आप के लिए कड़वी दवा बता रहा है, लेकिन वो मीठी दवा कैसे साबित होगी, क्या फ़ायदा हो जाएगा? जब देश विकसित होगा तो वर्ग विशेष भी विकसित होगा। कहीं ना कहीं जो अवैध घुसपैठ है उस पर रोक लगेगी। बिल्कुल। जो अवैध घुसपैठ जब देश विकसित होगा तो उसमें सभी का लाभ होगा। जैसे मैंने बताया कि सड़क बनी तो उस पर कोई एक व्यक्ति नहीं चलता, सब लोग चलते हैं। जानते सब हैं, लेकिन कुछ जो अनलिटरेट जो तबका रहता है वो बहकावे में आ जाता है और विरोध करने लगता है, विरोध करने लगता है। जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी होते हैं तब राष्ट्रीय राजनीति गौण हो जाती है। मैंने यूथ को यही संदेश पहले दिया, मैं फिर कहना चाहूँगा कि हम राष्ट्र के लिए काम करें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा हो जाए और प्रधानमंत्री हमारा हो जाए, कौन बन जाएगा ऐसी क्या पता। कभी कभी ये देखने में आता है कि बात सही होते हुए भी विपक्ष वाले विरोध करने लगते हैं, तो क्या ये उचित है? ये काम है उनका विरोध करना। नहीं, विरोध करना ठीक है, काम है, लेकिन जो सही काम है उसका तो विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उसको सही को उनको सही कहना चाहिए, तो पब्लिक में उनकी इमेज बनेगी। स्वाभाविक है, सभी सही को सही कहेंगे। लेकिन यहाँ विपक्ष की तो स्थिति ये है कि वो अच्छा काम हो उसका भी विरोध करना है, तो उतनी 44 तो आगे नहीं। सेंगर साहब, आपने ग्वालियर यूनिवर्सिटी को अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम दिल से आभारी। थैंक यू। बिल्कुल, आपने यहाँ तक इंटरव्यू लेने आ पाए, आपका धन्यवाद। और अपेक्षा है मेरी कि आप निरंतर मिलते रहेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आज के रूबरू में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।